हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है रिलायंस की। तो रिलायंस ने लार्जेस्ट एवर इंडिया रशिया की ऑयल डील कर ली है। यहां पर 5 लाख बैरल पर डे की एवरेज से क्रूड ऑयल वो लेंगे। करंट प्राइस के हिसाब से $13 बिलियन की ये डील है। हर साल इसके प्राइजेस को अपग्रेड किया जाएगा, जिस तरीके से डिमांड होगी उसके हिसाब से देखा जाएगा। रोज नेफ्ट के साथ में ये डील करी गई है, जहां पर 20 से 21 एफ्रामैक्स कार्गो रशिया क्रूड ऑयल के आएंगे और 3 कार्गो फ्यूल ऑयल के आएंगे हर महीने रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के लिए। ग्लोबल सप्लाई का 0.5% हो गया है, जितनी बड़ी डील हुई है भाई ये। रोज नेफ्ट का जितना भी सी बॉर्न ऑयल रिजर्व है ना, उसका 50% ले रहे हैं रिलायंस वाले। ग्लोबली 0.5% ऑयल का ये अपने पास में रखेंगे। बड़ी डील है अगर देखा जाए तो। बाकी इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 5.48% पे जाता हुआ दिखाई दिया नवंबर के अंदर, मतलब इंप्रूव हुआ है। अक्टूबर के अंदर 6.21% का था, एक्सपेक्टेशन थी 5.53% का रहेगा, बट 5.48% पे जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक अच्छी चीज है। आरबीआई ने रेपो रेट चेंज नहीं किया, उसके बाद भी इन्फ्लेशन ईज डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। सही है भाई। अब देखते हैं कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी, क्योंकि एक जगह पे हमको हमारी ग्रोथ रेट रुकती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ग्रोथ रेट बढ़ाने की कोशिश करते हो तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बहुत ट्रिक सिचुएशन है। नए गवर्नर आए हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं पूरी पूरी कहानी। अगर हम ब्रिटानिया की बात करके चले तो उन्होंने प्राइजेस 5% के आसपास बढ़ा दिए हैं। चाहे उनके बिस्किट्स की बात करके चले, रस की बात करके चले, केक की बात करके चले, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब इसका रीजन क्या है भाई? कंपनी के पास पैसा नहीं बच रहा था भाई, मार्जिन कम हो रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के चक्कर में, इस चक्कर में ऐसा किया गया है। अगर हम ग्रो की बात करके चले तो मार्केट शेयर 25% से ऊपर पहुंच गया। 1.29 लाख करोड़ एक्टिव यूजर्स दिखाई दिए नवंबर 2024 के महीने के अंदर, जहां पे जीरो था 81 लाख के आसपास था। और अगर छोटे प्लेयर्स की बात करके चले, धन, इंड मनी, पेटीएम मनी, तो 9 लाख 7 लाख के आसपास थे। अगर परसेंटेज वाइज की बात करके चले तो आप देख सकते हैं कहां पर रहा है पूरा पूरा परसेंटेज। ग्रो 26%, जीरो था 16.5%, एंजल वन 15.5%, अब स्टॉक्स ऑलमोस्ट 6% और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 4%। एक ही इसके अंदर ओल्ड एज कंपनी या बैंक सिस्टम दिखाई दे रहा है, बाकी सारे नए स्टार्टअप्स है। अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करके चले तो वो क्विक कॉमर्स के अंदर घुस रहा है। आइडिया ये है कि अगर 300 रुपए से ऊपर का ऑर्डर है तो 2 घंटे के अंदर उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। उन्हीं के स्टोर से किया जाएगा, बेसिकली कोई डार्क स्टोर मॉडल नहीं कर रहे हैं। उनके खुद के ही प्रोडक्ट्स है बहुत सारे, तो उसी को बेच देंगे। क्विक कॉमर्स का जमाना है, जितना कैपिटलाइज कर सकते हो कर लो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीन है, अगर आप समझने की कोशिश करो। आईपीओ इनका निकला हुआ है और अभी ओपन है। उस टाइम पे ये खबरें निकल के आ रही है तो पॉजिटिव साइन दिखाई देगा आईपीओ के अंदर उनका। ऑल्दो अभी के टाइम पे जब मैं न्यूज शूट कर रहा हूं, डे 2 के अंदर उनका आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है, जहां पर रिटेल ने 100% बुक किया है, एनएनआईज ने 2.86 टाइम्स किया है। जो इनके ग्रॉस मार्जिन है वो 27 से 28% के आसपास रहते हैं। जो रिटर्न रेशियो है 9% के आसपास रहा फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। तो देखते हैं आज इनका आईपीओ कैसा रहता है। अगर मैं रेबल फूड्स की बात करके चलूं तो $210 मिलियन सीरीज जी राउंड के अंदर उन्होंने रेज करे हैं। पिछले 3 साल में उन्होंने कोई पैसा रेज नहीं किया था। अगर हम इक्विटी की बात करके चले, बीच में डेट के थ्रू पैसा रेज किया गया था, अब वो रेस कर रहे हैं। जो पैसा रेस किया गया है वो सेकेंडरी शेयर और प्राइमरी शेयर सेल करके किया गया है। थोड़ा समझा देता हूं क्या सीन है। देखो, अभी मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो मैंने मार्केट से अपने 20% इक्विटी किसी को दी और इन रिटर्न पैसा ले लिया। जैसे शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं मैं 10% इक्विटी दूंगा, 1 करोड़ रुपए रेस करूंगा। तो मेजरली ज्यादातर जो आप इक्विटी वाली डील सुनते हो उसमें क्या होता है, वो जो 1 करोड़ रुपए आता है वो कंपनी के अंदर जाता है और कंपनी के अंदर जाने के बाद में कंपनी को ग्रो करने के लिए यूटिलाइज होता है। अब ये जो शेयर सेल होता है ना, उसको कहते हैं प्राइमरी शेयर सेल। अब एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी शेयर सेल। अब सेकेंडरी शेयर इशू के अंदर क्या होता है, यहां पर मैंने अपने जो शेयर्स बेचे, जो पैसा आएगा वो मेरा, कंपनी के अंदर नहीं जाएगा। तो नॉर्मली जो सेकेंडरी शेयर सेल होते हैं वो एक लिक्विडिटी इवेंट होता है फाउंडर्स के लिए। मतलब मैं एक फाउंडर है कंपनी का, अगर मैंने सेकेंडरी शेयर सेल किया है तो वो पैसा मेरे घर पे आ गया और मेरे पास में पैसा आ गया। कंपनी चाहे लॉस में हो, कंपनी कुछ भी कर रही हो, वो पैसा मेरा और मैं उस पैसे को कैसे भी यूज कर सकता हूं, जो कि एक अच्छी चीज है। टैक्स देना पड़ता है उसका, बट वो पैसा मेरा हो जाता है।
अब जिनको रेबल फूड के बारे में नहीं पता, ओवन स्टोरी हो गया, फासोस हो गया, बहुत सारे फूड ब्रांड से ओन करते हैं एक ही अम्ब्रेला ब्रांड के अंडर। अगर हम स्क्रिप्ट बॉक्स की बात करके चले तो 45 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर उन्होंने। चार्ट के अंदर आप देख सकते हो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस घटते हुए दिखाई दिए हैं, इसके चक्कर में इनके लॉसेस भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल सब कुछ सही है। अगर चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चले, ₹1 कमाने के लिए ₹1.59 ये खर्च करते हैं। अभी के टाइम पे 7.43 करोड़ रुपीस कैश और बैंक बैलेंस में इनके पड़ा है, जो कि सही नहीं है। अगर आपका लॉस 45 करोड़ का है साल का, दिस मीन्स मोटा मोटी आप 3.5 करोड़ के आसपास लूज कर रहे हो हर महीना। अगर 3.5 करोड़ कर रहे हो तो आपके पास में जो पैसा पड़ा है वो 2-2.5 महीने का ही है। तो दिस इज़ नॉट गुड। मतलब जल्दी ही हमको कोई फंड रेजिंग की खबर सुनने को मिल सकती है। अभी तक इन्होंने $55 मिलियन रेज करे हैं $137 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो भाई बहुत ज़्यादा इक्विटी डिल्यूट भी हो रखी है। अब पैसा रेस करना है, अगर हो जाता है तो गुड, नहीं हुआ तो कंपनी का क्या होगा, कोई खरीदेगा या बंद हो जाएगी। देखो, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो भाई। चैनल को करो सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के निकल जाते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। लाइक भी कर दिया करो, कमेंट में कुछ भी लिख दिया करो जिससे एंगेजमेंट दिखाई दे और यूट्यूब हमको थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करे। बाकी वजीर एक्स की बात करके चले तो रीस्ट्रक्चरिंग में जो खर्चा आ रहा है वो 250 करोड़ ले गए हैं। पहले कहा गया था 100 करोड़ लगेगी, अब 250 करोड़ किया जा रहा है। उनके प्लेटफॉर्म से चोरी हुई, चोरी होने के बाद में उन्होंने अपने सारे एसेट्स को ब्लॉक कर दिया, जो कि मतलब मैं क्या बोलूँ, गाली देने का मन करता है, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते। देखो सिंपल सी बात मान के चलो, और हाइपोथेटिकली नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की रियलिटी बता रहा हूँ। 10 लाख रुपए के आपके बिटकॉइन पड़े थे इनके प्लेटफॉर्म के अंदर, चोरी हो गई, मान के चलो 50% चोरी हो गई, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए मैं 50% ले रहा हूँ, 50% चोरी हो गई, 5 लाख के बिटकॉइन अभी भी पड़े थे आपके। इन्होंने कहा जो चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, हम सारे ब्लॉक कर रहे हैं। अब आपके 10 लाख के पूरे बिटकॉइन को ब्लॉक कर दिया गया। 5 लाख वाले तो गए, अब वो कह रहे जो गए ना वो तो गए जी, अब वो नहीं मिलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं लाने की, पर वो आएगा नहीं, सबको पता है, गया तो गया वो। अब जो 5 लाख के पड़े हैं ना, अब वो 5 लाख जब चोरी हुई थी ना तब के रेट पे आपको मिलेंगे, जो कि कोई सेंस नहीं है ना। पिछले 5-6 महीने के अंदर जब से इनकी चोरी हुई है, बिटकॉइन के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर तुमने किसी के पैसे वापसी भी कर दिए होते 5 लाख रुपए, अगर तुमने उसका क्रिप्टो 5 लाख का उस टाइम पे वापसी कर दिया होता, आज वो 10, 11, 12 लाख का हो जाता, उसको चुपता नहीं। आज वो 10 लाख की जो वैल्यू थी, जो 20, 22, 25 लाख रुपए होनी थी, अब तुम उसको 5 लाख रुपए दोगे उसके बदले। इसको कहते हैं ना चोरी। तो लोगों को समझ में तो आ नहीं रही कितना बड़ा घोटाला हो गया लोगों के साथ में। मैं भी हूं उसके अंदर, मैं भी फंसा हुआ हूं, तभी मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड भी हूं उस चीज को लेके। बट दिस इज नॉट राइट यार। मतलब ठीक है, स्टार्टअप है जी, चलता है सब कुछ। स्टार्टअप में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपकी गलती है, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आपकी गलती है, पर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया ना। टैक्सेस कटे हैं, सब कुछ हुआ है भाई, TDS कटा है। अगर ये सब नहीं हुआ, अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट के ऊपर क्रिप्टो से जो आ रहा है रिटर्न उस पर टैक्स ना ले, TDS ना काटे, और गवर्नमेंट कहे ठीक है भाई चोरी हुई है, तुम्हारी गलती है भाई, हम क्या करें, तो समझ में आती है। अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस ले रही है, सब कुछ ले रही है, तो यहाँ पर एक्शन तो लेना चाहिए ना। और ये कॉमन सेंस वाली बात है ना। ये तो अभी जो मैंने आपको मैथ समझाई है, समझ में आ गया होगा कितना नुकसान हुआ लोगों को। और ये 10 लाख का नंबर दे रहा हूं ना, ये 10 लाख छोटा नंबर है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं जो गए, पता नहीं कब आएंगे। अगर हम फर्स्ट क्लब की बात करके चले, जो कि 10 मिनट डिलीवरी वाली स्टार्टअप है, उन्होंने $8 मिलियन रेस करे हैं। अब आप सोचोगे 10 मिनट डिलीवरी है तो बहुत सारे आ गए, इनमें क्या स्पेशल है। ये अमीरों के 10 मिनट डिलीवरी वाले हैं। ये प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम मार्जिन के ऊपर अमीरों को सप्लाई करेंगे। जिन हाउस होल्ड की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा की है, जिन हाउस होल्ड की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा की है, उन्हीं को ये सर्व करना चाहते हैं, वही इनकी टारगेट ऑडियंस है। अगर हम जेटवर्क्स की बात करके चले तो उन्होंने $67 मिलियन रेस करे हैं $3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ये B2B ई-कॉमर्स है और ये यूनिकॉर्न बन चुकी है। अभी तक $740 मिलियन ये रेस कर चुके हैं। 15 कंट्री के अंदर ये ऑपरेशनल है। 100 कस्टमर से ज्यादा है इनके पास में, 25 से ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया के अंदर। जो इनका रेवेन्यू है वो 11,500 करोड़ के आसपास है और लॉसेस 110 करोड़ के आसपास है। ठीक है, इंप्रूव कर रही है कंपनी देखा जाए तो।
बाकी भुवन बाम ने अपने एक वेलनेस ब्रांड निकाल दिया है। ये सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड है। लॉजिकली 2023 के अंदर शुरू हो गया था। भुवन बाम ने और रोहित राज जो की सीईओ है या कहूंगा इनके मैनेजर है, दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया था प्री सीड राउंड के अंदर, और अभी ये कंपनी के एज अ को फाउंडर सामने निकल के आ रहे हैं। अभी ये पैसा भी देख रहे हैं 50 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। देखो इनकी कहानी क्या जाती है। अभी हमने देखा है क्रिएटर लेड ब्रांड बहुत खराब गया, ऑल्दो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा बिजनेस डिसीजन वाली प्रॉब्लम थी। अभी तो सबके सब लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। आफ्टर सेल की जब बात आएगी ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आएगी। लेट्स सी क्या होता है। बट क्रिएटर लेड ब्रांड बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट। बहुत फ़ायदा होता है, आपकी मार्केटिंग फ्री हो जाती है। मैं भी, अगर मैं कंटेंट बिजनेस न्यूज़ रोज डाल रहा हूँ, अगर मैंने इतनी महंगी कंपनी बेची है, मेरे को कोई सेंस नहीं बनती यहाँ से। अभी शायद लास्ट महीने का हमारा रेवेन्यू 1 के आसपास गया होगा, 1 लाख के आसपास, ठीक है। तो इतने रुपए के लिए काम करने का मेरे लिए कोई वर्थ नहीं है। बट मुझे पता है, मैं लोगों के पैटर्न के अंदर घुस गया हूँ। लोग रोज़ सुबह उठ के मेरे को देखते हैं, रोज़ शाम को देखते हैं, वो लोग मेरे लिए खड़े हैं। कल को अगर उन लोगों के लिए कुछ चीज़ निकालता हूँ जो उनकी लाइफ में जेन्युइनली चेंज ला सकती है, तो शायद वो प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो क्रिएटर लेड ब्रांड मेरे हिसाब से गलत नहीं है। बट जिस तरीके से अभी कुछ लोग कर रहे हैं ना, कई लोग कोर्सेज गलत तरीके से बेच रहे हैं, वो चीज़ बेच रहे हैं जो नहीं बेचनी चाहिए, तो वो गलत है। आप वो बेचो ना जिसपे आप डंके की चोट पे कह सकते हो कि भाई 100% तोड़ चीज़ है। बाकी भूम वाम जो कर रहे हैं वो ठीक ही है, क्योंकि मुझे लगता है वैसी टीजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो उस टाइप के प्रोडक्ट्स लेना चाहेगी। बाकी एलॉन मस्क $400 बिलियन के क्लब के अंदर घुस गए हैं। मैं कहूँगा $450 बिलियन पे पहुंचने वाले भाई। लिस्ट के अंदर देखो आप कैसे भाग रही है उनकी जो नेटवर्थ है। यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग भी तीसरे नंबर पे आ गए, बहुत जल्दी वो दूसरे नंबर पे आएंगे। एलॉन मस्क से आगे नहीं निकलेंगे, पर दूसरे नंबर पर जल्दी पहुंचते हैं उनको दिखाई दे सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है? आप लोगों ने सपोर्ट किया था वहाँ के प्रेसिडेंट को जब वो इलेक्शन में लड़ रहे थे। पॉलिटिकल चीज़ है। अब ठीक है, आप कहो बिजनेस अच्छा है भाई, कंपनी की वैल्यूएशन हो रही है, फंडिंग हो रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। एलॉन मस्क की वैल्यूएशन जिस लेवल पे बढ़ी है ना पिछले कुछ टाइम में, जीतने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के, कहीं ना कहीं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का इफेक्ट तो दिखाई देता है। अभी मार्क ज़करबर्ग के साथ में भी यही चीज़ दिखाई देगी। ऑल्दो मुझे लगता है वो बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। मैंने केस स्टडी भी शूट करी है, आज ही करी है, पर मुझे लगता है उसको एडिट करने में टाइम लगेगा। 25-26 मिनट के आसपास की वीडियो निकल के आई है कट के, ठीक है। शूट तो मैंने शायद वो 35 मिनट की करी थी, फिर हमने थोड़ा थोड़ा करा, यार ये चीज़ हटा देते। 25 मिनट 26 मिनट के आसपास की वीडियो निकल के आ रही है कल या फिर आज शाम को। आज शाम को मुश्किल लग रहा है मुझे, बाकी कल आपको मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत डिटेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई है, मज़ा आ जाएगा। मतलब ना एक केस स्टडी है वो। बाकी यूएस गवर्नमेंट ने चाइनीज सोलर वेफर के टैक्सेस को 50% बढ़ा दिया है। साथ में पॉलीसिलिकॉन्स के भी, साथ में जो टंगस्टन प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर भी टैक्सेस को बढ़ाया गया है। ये जो चीज़ें हैं ये वेपन्स बनाने के या फिर चिप्स बनाने के काम आती है, जो सिलिकॉन चिप होती है उसकी। तो देखते हैं क्या होता है भाई। ये जो वॉर चल रही है, ये वॉर ही है, ये सिविल वॉर है, ये कोल्ड वॉर है, ये जो चाइना और यूएस के अंदर शुरुआत हो गई है। अब कोई बोल सकता है कि भाई इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा से पीस चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़े नहीं चाहते हैं, बट मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था जब मैंने पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से शांति नहीं होगी, इनफैक्ट अशांति होगी। बहुत लोगों ने बोला था कि भाई नहीं, हमको नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते हैं ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट्स शांति। बाकी मैं नहीं मानता इस बात को। टाइम बताएगा, सीधी सी बात। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सॉरी बोल दूंगा, क्या दिक्कत है। बट मुझे बहुत हाई चांसेस लगते हैं कि चीज़ें खराब होती हुई दिखाई देगी। बाकी एप्पल ने अपनी खुद की एआई चिप बना दी है, बाल्ट्रा नाम रखा गया है उसका। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी M सीरीज चिप निकाली थी, गेम बदल के रख दी थी उन्होंने लैपटॉप्स के अंदर। M1 निकाला गया, इंटेल बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दिया। मतलब ये मान के चलो एप्पल इतना ऊपर आ गया था विंडोज़ कंप्यूटर के कंपैरिजन में कि भाई विंडोज़ वालों को भी सोचना पड़ा कि भाई हम भी आर्म टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। अभी हमने देखा स्नैपड्रैगन ने अपने खुद के प्रोसेसर्स निकाले हैं, वो अब कंपीट करेंगे, विंडोज़ को उस लेवल पे लेके आएंगे एप्पल के। अब एप्पल अपनी एआई चिप लेके आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई चिप वो उस लेवल की लेके आएगा, बट वो एआई चिप क्या करेगा, वो आपके फ़ोन के अंदर, अपने डिवाइसेस के अंदर ही डाल देगा, जिसका मेजर फोकस होगा एआई प्रोसेसिंग, एआई टास्क के लिए। जैसे अगर मैं मैकबुक के अंदर वीडियो एडिटिंग की बात करके चलूँ, तो जो प्रोसेसर है वो तो है ही, साथ में ये वीडियो के कोडेक्स की भी अलग अलग प्रोसेसर लगाते हैं, जिसकी वजह से एडिटिंग करनी या रेंडर करना थोड़ा फास्ट हो जाता है। यही रीज़न है, आप देखोगे बहुत सारे क्रिएटिव लोग, सबके सब लोग कहते हैं एप्पल लो, एप्पल लो, एप्पल लो, क्योंकि उसमें ना मेहनत करते हैं वो लोग, पैसा लेते हैं पर वो चीज़ें वो मेहनत भी करते हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो $800 मिलियन का वो लॉस ले रहे हैं क्रूज रोबो टैक्सी के अंदर। बेसिकली उन्होंने इन्वेस्ट किया था इस कंपनी के अंदर
क्रूज रोबो टैक्सी जो जीएम है उन्होंने रातों रात बंद कर दी। अब माइक्रोसॉफ्ट, होंडा जैसे इसमें माइनॉरिटी शेयर्स इन्वेस्टर से सबका कट गया गंदे वाला। अभी के टाइम पे जीएम 90% क्रूज का ओन करती है और वो चाहते हैं कि ओनरशिप को 97% तक ले जाने का, मतलब जो माइनॉरिटी होल्डर्स है उनसे उसको खरीदने का। देखते हैं क्या होता है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बैलेंस शीट पे इंपैक्ट दिखाई देगा ये जो लॉस हुआ है उसका। बाकी गूगल की बात करके चले तो उन्होंने अपना जेमिनी 2.0 निकाल दिया है, साथ में अपना एआई एजेंट निकाल दिया है प्रोजेक्ट मैरिनर के नाम से। मैंने बोला था, जो न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं 5-7 दिन से, मैं उनको बोल रहा था अगला साल भाई एजेंट का होने वाला है, आ गया लो। और मुझे कोई इंटरनल सोर्सेज से खबर नहीं पता लगी थी, दिस इज़ अ कॉमन सेंस जो मुझे पता था। अभी के टाइम पे ये क्या कह रहे हैं, एजेंट क्रोम के अंदर काम करेगा। जिनको नहीं पता एजेंट समझा देता हूँ करेगा क्या। एक तरह से एक इंसान होगा बट वो कंप्यूटर होगा। मैंने एक क्रोम का ब्राउज़र खोलना है, उसके अंदर उस एजेंट को कोई टास्क दे दे रहा है, वो अपने आप ही इंटरनेट पे सर्च मारेगा, अपने आप ही क्लिक करेगा, वो स्क्रॉल कर सकता है, माउस हिला सकता है, सब कुछ कर सकता है। बेसिकली आपकी पूरी स्क्रीन जेमिनी के पास में जाएगी, उसको स्कैन करेगा और देखेगा क्या चीज़ को करना है, क्या चीज़ नहीं करनी, कहाँ क्लिक करना है, कहाँ क्लिक नहीं करना। मतलब एक ह्यूमन का टास्क करता हुआ दिखाई देगा। ऑल्दो अभी जेमिनी वालों ने बोला है कि ये बैकग्राउंड में नहीं होगा, आपको वो टास्क खोल के रखना पड़ेगा और आपको देखते रहना होगा सही कर रहा है या नहीं कर रहा। बट दिस इज़ द बिगनिंग ना। देखो भाई क्या क्या चीज़ें होने वाली एजेंट के अंदर। मैं बता रहा हूँ अभी एजेंट एआई को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाले हैं। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने अपने अंदर कैनवस फीचर निकाल दिया है, सभी के लिए निकाला गया है। फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कैसे उसका एक्सेस करना है। कैनवस बेसिकली एक पूरा स्क्रीन, एक गूगल डॉक वाला सीन खुल जाएगा जहां पर आप एआई का यूज भी कर पाओगे और आप उसमें एडिट भी कर पाओगे जो आंसर्स आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर आप गूगल डॉक्स का यूज करते हो तो गूगल डॉक्स के अंदर जब आपने जेमिनी यूज किया होगा वही वाला कुछ मान के चलो कैनवस में आ रहा है, बट उसमें चैट जीपीटी वाली पावर आ रही है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा जेमिनी बेकार है, अच्छा है। मुझे पर्सनली चैट जीपीटी मेरे लिए अच्छा लगता है क्योंकि शायद मैंने उसको थोड़ा ट्रेन कर रखा है अपने हिसाब से। बाकी जापान ने ऐसा प्लास्टिक इन्वेंट किया है जो कुछ ही घंटे के अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नाइस टेक्नोलॉजी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको नेगेटिव दिखाई दिया है, सब कुछ लाल दिखाई दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, आईटी स्टॉक्स थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट होगा वो घटेगा, इसके चक्कर में सब कुछ बढ़ रहा है क्योंकि उम्मीदें ऐसी है। नवंबर का जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा निकल के आया है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट फिर भी फेड रेट कट का एक्सपेक्टेशन है क्योंकि लेबर मार्केट कूल डाउन होती हुई दिखाई दी है। बाकी जैसा मैं बोल रहा हूं पिछले कुछ टाइम से, अभी मार्केट थोड़ी संभल के चलनी है, हमको कॉशियस सीन के अंदर है इस टाइम पे सब कुछ। बाकी इसी के साथ में आज की वीडियो न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और फिर जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।